नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की लोकसभा सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर, जो 2008 में परिसीमन हुआ, उसके बाद अस्तित्व में आई और 2009 में पहली बार यहाँ पर चुनाव हुआ। यहाँ पर इस वक्त महिला उम्मीदवार के रूप में, महिला नारी शक्ति के रूप में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है। तो कांग्रेस किस तरह से इस पर तैयारी कर रही है, समझने की कोशिश करते हैं। पूरे लोकसभा की तस्वीर हम समझेंगे। करौली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तुलसीदास मुदगल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जगदीश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश वशिष्ठ पत्रकार भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे बाकी लोग जुड़ते जाएंगे, हम आपसे परिचय कराते जाएंगे। तुलसीदास मुदगल जी, जरा जो धौलपुर करौली धौलपुर सीट है, उसकी वर्तमान स्थिति जी विधानसभा वार क्या कहती है? दोनों कैंडिडेट से पहले इस लोकसभा का हाल, इस वक्त विधानसभा चुनाव में जो तस्वीर उभर कर आई, और इस वक्त का माहौल वहां पर क्या बता रहा है? देखिए, विधानसभा चुनाव की अगर अपन बात करें तो करौली जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 बीजेपी के पास हैं और 2 कांग्रेस के पास हैं। और धौलपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें, चारों में से किसी भी विधानसभा सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। 3 पर कांग्रेस है और 1 पर बीएसपी है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता है। अब जैसा कि आप नारी शक्ति की बात कर रही हैं, इंदु देवी एक यहाँ नया चेहरा उभारा गया है, और मनोज राजौरिया यहाँ अच्छे सांसद पहले 10 साल से रहे, लेकिन पार्टी के अंदर उनका काफी विरोध रहा, इसके कारण पार्टी को टिकट बदलना पड़ा। अभी वस्तु स्थिति ये है कि ये चुनाव पूरी तरह से जातिगत आधार पर लड़ा जाने वाला चुनाव है। आपको पता ही है कि करौली की जो सीट है वो एससी के लिए रिजर्व है। दोनों कैंडिडेट्स जाटव हैं, तो जाटव वोट आपस में डिवाइडेड हैं, पर कुछ जाति ग्रुप्स ऐसे हैं जो कोर कांग्रेसी हैं और कुछ कोर बीजेपी हैं। तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि फिलहाल काफी क्रिटिकल स्थिति है। और एक बात जो दोनों पार्टीज में देखने को मिलती है वो ये है कि दोनों पार्टी अंतर कलह से जूझ रही हैं। अंदरूनी रिपोर्ट ये है कि मनोज राजौरिया जी का जो टिकट कटा है उससे उनके अंदर अंदर ही अंदर असंतोष की भावना है। वो फिजिकली पार्टी के साथ नजर आते हैं, बाकी अंदरूनी तौर पर क्या कुछ चल रहा है कहना बहुत मुश्किल है। और एक बात और खास मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करौली दौरा हुआ अभी कल, और उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई, विनय सहस्त्रबुद्धे करौली आए, सिर्फ उसी में वो राजौरिया जी उपस्थित हुए, इससे पहले वो गायब थे। अभी इंदु जाटव जो यहाँ की बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उनके साथ खासतौर से उनके परिजन और कुछ इष्टमित्र ही ज्यादा संलग्न हैं। यानी कि पार्टी की कार्यकर्ता लेवल पर अभी भी काफी असंतोष यहाँ पर भरा हुआ है। और सेम इज द केस विद कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जब कभी जाते हैं तो वहां के अंदरूनी मतभेद बहुत ज्यादा उभर के आते हैं। तो कह सकते हैं कि अभी बहुत ही क्रिटिकल है, कहना बहुत मुश्किल है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि चूंकि यहाँ पर व्यक्ति अपनी कोई पर्सनल वैल्यू नहीं रखता, हालांकि ये लोकतंत्र है, आदमी हम लोग चुनते हैं, पर चूंकि एक लहर चलती है, जैसे हम मोदी लहर कहते हैं कि 2014 में चली तो मनोज राजौरिया जीत गई, 2019 में और भी ज्यादा चली तो फिर से वो जीत गई, और अब इंदु देवी जाटव की वैतरणी को भी शायद मोदी लहर पार करा दी। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोई कैंडिडेट। तुलसीदास जी, मुदगल जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ग्राउंड पर आप मोदी लहर देख पा रहे हैं? फिलहाल तो विजिबल तो है, लेकिन अभी इतने विकट रूप में नहीं है कि हम कह सकते हैं कि इलेक्शन को स्वीप करना जो होता ना, ऐसा कुछ अभी नजर नहीं आ रहा। काफी जी, तो क्रिटिकल विकट स्थिति बनी हुई है। परिस्थिति, दरअसल विकट परिस्थिति में है बीजेपी इस वक्त। मोदी लहर होने के बाद भी अंदरूनी क्लेश की वजह से स्थानीय स्तर पर हाँ, सत्येंद्र आंतरिक चतुर्वेदी क्लेश सहित और डॉक्टर मनोज राजौरिया का टिकट बीजेपी ने क्यों काटा होगा? 10 साल तक जो एमपी रहा, उनके कामकाज को लेकर किस तरह का वहां पर चर्चा होती है, और उनका कार्यकाल 10 साल में करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए कितना योगदान वाला रहा? मनोज राजौरिया जी का खासतौर से जो विरोध था वो करौली बेल्ट में ज्यादा था। सत्येंद्र चतुर्वेदी जी से ये सवाल किया मैंने, तुलसीदास जी जी। जी 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 जी। हाँ, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी जी, नमस्कार, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। देखिए, ऐसा है साहब कि मनोज राजौरिया जी का अपना स्वयं का तो करौली धौलपुर में कोई वजूद था नहीं।
उनका जो वजूद था वो मोदी जी के बल पे था, और दूसरा जो सपोर्ट था वो वसुंधरा जी का था। अब राजस्थान में जिस प्रकार की हालात बीजेपी में वसुंधरा जी के साथ चल रही है, तो उसका परिणाम राजौरिया जी को भी भुगतना पड़ा है। और वैसे भी देखा जाए तो कई ऐसे सारे मुद्दे थे विकास संबंधी जिनमें मनोज राजौरिया जी अपनी कोई भूमिका अदा नहीं कर पाए। जैसे हमारा रेल का प्रोजेक्ट था, कांग्रेस शासन के प्रारंभ हुआ और उसके बाद आज तक भी कोई खास गति नहीं ले पाया है, और उन्होंने एक बार तो उसको रुकवाया भी था मनोज राजौरिया ने, जिसके कारण उनका स्थानीय स्तर पर काफी विरोध था। भारत सरकार की कृष्णा सर्किट योजना है टूरिज्म डिपार्टमेंट की, मदन मोहन जी, गोविंद जी देव जी और गोपीनाथ जी से बड़ा कृष्ण का कोई वो नहीं है, प्रतिमाएं नहीं है राजस्थान में। लेकिन कृष्णा सर्किट में करौली के मदन मोहन जी को आउट कर दिया गया। अभी जो बाघ सेंचुरी बन रही है उसमें धौलपुर और करौली को देखें तो करौली की भूमि ज्यादा जा रही है। पहले सवाई माधोपुर हेडक्वार्टर हो गया और अब धौलपुर हेडक्वार्टर हो रहा है। तो यानी जमीन हमारी जा रही है, लेकिन नुकसान उस जमीन के मामले में हमको ज्यादा है, लेकिन लाभ करौली को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी जिनमें मनोज राजौरिया जी अपनी कोई भूमिका अदा नहीं कर पाए, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर भी उनका विरोध था। और भी पार्टी के अंदर भी उनकी कोई ऐसी, उन्होंने क्या किया, वो खुद तो लोकल थे नहीं, लेकिन पार्टी में बीजेपी में गुटबाजी उन्होंने इस ढंग की प्रारंभ की, जिसके कारण जो जमीनी स्तर के लोग थे जिनकी बीजेपी में पकड़ थी वो बीजेपी से आउट हो गए। जैसे अभी आप देखें विधानसभा चुनावों में तो करौली राज परिवार जो बीजेपी का ज्यादा विश्वस्त परिवार है और जो समर्पित परिवार है, पहले कट गया था, लेकिन अभी पिछले विधानसभा में वो सक्रिय हुआ और उसका परिणाम यह कि करौली और धौलपुर दोनों सीटों पर भाजपा को विजय मिली। तो ऐसा कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मनोज राजौरिया जी का टिकट कटना करीब करीब तय था कि उनका तो टिकट कटना ही है। तो और ऐसा कोई मुझे लगता नहीं है कि मनोज राजौरिया जी के टिकट कटने से बीजेपी में कोई खास नुकसान होगा, ऐसा लगता नहीं है मुझे। तो उनकी खास पकड़ पार्टी में। ऐसे में नए उम्मीदवार के लिए, नए कैंडिडेट के लिए जनता क्या सोच रही है और पार्टी के भीतर क्या चल रहा है? देखिए, करौली पंचायत समिति की वो प्रधान रही हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो करौली में प्रॉपर में तो उनके प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब 8 विधानसभाओं का चुनाव है, तो दूसरी जगह उसका क्या असर होगा। भजन लाल जी राजनीतिक रूप से अनुभवी व्यक्ति हैं और पैसा लगाने की ताकत भी रखते हैं चुनाव के मामले में। तो ये जो उनके साथ में एक पॉजिटिव चीज जाएगी कि वो बहुत अनुभवी हैं, और भाजपा प्रत्याशी को सिर्फ पंचायत समिति स्तर का चुनाव लड़ने का अनुभव है, जिला स्तर का चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है। तो पिछली बार कांग्रेस में यही हुआ था कि संजय जाटव को बसेड़ी के को जो टिकट दिया गया था, उनके पास भी पंचायत समिति स्तर का अनुभव था, और परिणाम हुआ कि बसेड़ी से स्वयं से हार गए। तो ये सब जो समीकरण है ना, वो कई बार इस सीट को प्रभावित करेंगे। पर आज की तारीख में देखा जाए तो करौली में तो उनके प्रति, शहर में तो उनके प्रति काफी पॉजिटिव रुख है जी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ अगर मोदी लहर है, अगर मोदी का असर है, अगर मोदी का चेहरा है, तो इंदु देवी के पक्ष में मतदाता जाता है। दूसरी तरफ भजन लाल जाटव के पास अनुभव है चुनाव का और वो सक्षम है, और ऐसे में जो बीजेपी के भीतर की क्लेश है वो भजन लाल जाटव की मदद कर सकती है। वसुंधरा फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है अगर डॉक्टर मनोज राजौरिया पार्टी के भीतर घात का काम करते हैं। कांग्रेस के लिए यहाँ पर भी रास्ते आसान हो सकते हैं अगर कांग्रेस मेहनत करती है। राकेश वशिष्ठ जी, मैं भीमराज जाखड़ जी के पास जाऊं उससे पहले आपके और जगदीश जी के पास आऊंगी। राकेश जी, वहां का जो वोटर है उस वोटर का समीकरण किसके पक्ष में जाता है? देखिए मीना जी, धौलपुर करौली संसदीय क्षेत्र जब से बना है तब से भाजपा हमेशा नॉन जाटव कैंडिडेट को लड़ाती रही है, और भाजपा की स्ट्रेटेजी रही है
चाहे भरतपुर क्षेत्र की अनुसूचित जाति के लिए जो 60 सीटें हैं वो अपना कैंडिडेट नॉन जाट अभी खड़ा करती है, नॉन जाटो खड़ा नहीं करती। कांग्रेस हमेशा करौली धौलपुर क्षेत्र के जितने भी कैंडिडेट 3 बार चुनाव हुए, तीनों बार शायद एक बार तो बहरवा 2009 में, बाकी दोनों जाटो कैंडिडेट को हिसाब लगा दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा जाटअप कैंडिडेट को मैदान में उतार रहा है और महिला कैंडिडेट को मैदान में उतार रहा है। अब इसका क्या असर आएगा ये तो चुनावों में पता लगेगा आगे, लेकिन इतना तय है कि जो जाटअप वोटर हैं उनका डिवीजन निश्चित रूप से होना है। जो संसदीय क्षेत्र है पूरा वो जातिगत रूप से बड़ा विविधता लिए हुए है। यहाँ कोई जाति ऐसी डोमिनेट नहीं करती जिसके आधार पर कोई चुनाव जीतने के लिए स्टंट किया जा सके। यहाँ आपको गुर्जर भी मिलेंगे, यहाँ आपको मीणा भी मिलेंगे, यहाँ ब्राह्मणों का भी वर्चस्व है धौलपुर क्षेत्र में, आपको राजपूत भी मिलेंगे, आपका जाटों का तो क्या रही सबसे ज्यादा, जाटों सॉरी शेड्यूल कास्ट का तो वोट है ही सारा। इसलिए जातिगत आधार पर जो समीकरण है वहाँ वो बड़े विचित्र हैं। अब हालत यह है कि भजनलाल जी को वहाँ उन्होंने धौलपुर करौली के लिए भेजा, भरतपुर के रहने वाले हैं, वैर के रहने वाले हैं। सवाल यह है कि उनको क्यों भेजा गया वहाँ? तो उनकी स्थिति जो वैर का जो विधानसभा चुनाव वो हारे, उसके राजनीतिक कारण सबको पता है। वो शुरुआत में जो राजनीति शुरू की उन्होंने सचिन पायलट के खेमे के रूप में शुरू की, सचिन पायलट के बलबूते पर वो चुनाव जीते। बाद में हालत ये बने कि वो गहलोत के खेमे में चले गए, तो उनके खिलाफ जो गुर्जर मतदाता है वो वहाँ पूरा खिलाफ हो गया और इसका खामियाजा उनको ये उठाना पड़ा कि वो चुनाव हार गए। अब सचिन पायलट का गुर्जर मतदाताओं पर प्रभाव है, वो कितना है ये तो नहीं कह सकते, एक प्रभाव है, खासतौर से बाड़ी इलाके में जो गुर्जर हैं उन पर इनका काफी दबदबा है। और सचिन पायलट कितना इनको चाहेंगे सपोर्ट करना, अगर सचिन पायलट सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद इनको मार टिके रहना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। दूसरा कि यहाँ बसपा का भी बहुत दमदार स्थिति रही है विधानसभा चुनावों में, लेकिन आप चुनावी आंकलन उठा के देखें पिछले, तो हमेशा बसपा जब विधानसभा चुनावों में डबल फिगर में आती है, 12%, 13%, 14% वोटें लेती है, वहीं आपके लोकसभा चुनाव में आते हैं वो 3%, 2%, 4% पे आ जाती है। इसका मतलब जो जाटअप वोटर है वो इनके साथ जाटअप वोटर ही इनको मिलता है, जाटअप वोटर प्लस अदर कास्ट का जो हायर वोटर है वो बसपा का होता है। अब बाड़ी जो क्षेत्र है यहाँ बसपा के जसवंत सिंह गुर्जर ही चुनाव जीते, गुर्जर प्लस जाटअप। जसवंत सिंह गुर्जर बेसिकली आपके वसुंधरा राजे के प्रोडक्ट है, लेकिन अब आप उनको देखें तो भाजपा में लाइन लगाएगा, जिस दिन से चुनाव जीते हैं उस दिन से भाजपा मुख्यालय में प्रदेश के पर लाइन लगा खड़े हुए हैं और वो ये प्रकरण इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो भाजपा उनको स्वीकार कर ले और भाजपा के मेंबर बनता। कोई टेक्निकल दिक्कत हो सकती है पार्टी आने में, लेकिन इसकी उनकी जो सत्ता से दूर उनका रह पाना बड़ा मुश्किल है, सत्ता से नहीं रह पाएंगे। अब स्थिति है एक यहाँ माली जाति के करौली में है माली। अब मालियों में गहलोत कितना कर पाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति है लोकल वर्सेस आपका आउटर, इस पर चुनाव जा सकता है। अभी तो मुझे नहीं पता ना, ये आपको चतुर्वेदी जी और अपने आपके मुदगल जी हैं ये ज्यादा बता सकते हैं, क्योंकि ये मामला अभी तो 4-5 दिन में अब हाई अप होने वाला है और सारी स्थिति आने वाली है। जो आपके कैंडिडेट जो भाजपा की है वो बिल्कुल सच्ची छवि की मान के ही हो सकता, तो उनका पॉलिटिकली को कैरियर ज्यादा रहा नहीं। प्रधान रही है, प्रधान भी आपके वसुंधरा जी के समय में रही है, तभी प्रधान का चुनाव भी उन्होंने निर्विरोध रह करके जीता है और उसके बाद वो लगातार कर्मठ कार्यकर्ता भाजपा की रही है। जहां तक अंदरूनी इनके आपस में जो बता रहे थे कांग्रेस में भी है भाजपा में भी है, पर कांग्रेस का तो स्थिति स्पष्ट तौर से 5 साल से जो चल रही है सबको पता है। भाजपा में अगर कोई स्थिति है, कोई अंदरूनी कहीं विवाद है, तो भाजपा में उसको हीलअप करने के लिए बहुत तरीके हैं, बहुत नेता हैं और एंड टाइम पे आप देखेंगे भाजपा उनके साथ एक साथ मुस्तैदी के साथ खड़ी दिखाई देगी। नतीजे मैं नहीं कह सकता क्योंकि 2 चुनावों में
बहुत जबरदस्त मार्जिन बहुत टफ कैंडिडेट वो हुआ है। और शुरू में हमेशा लगता रहा कि कांग्रेस कैंडिडेट जीतेगा और लास्ट में आते आते भाजपा कैंडिडेट ही चुनाव जीता। ये बात अलग है कि 2014 के चुनाव में वो 25,000 वोटों से चुनाव जीते, बाद में बढ़ के वो 95-97,000 वोटों के करीब चुनाव जीते। लेकिन ये जो विक्ट्री थी भाजपा की प्रदेश के अंदर, वो सबसे कम विक्ट्री थी। एक जगह और है जहां से रही थी। लेकिन इसकी आधार पर ये तो मान सकते हैं कांग्रेस भी यहाँ मजबूत स्थिति में है, और दोनों के बीच क्या स्थिति रहेगी वो आगे पता लगेगा 3-4 दिन के अंदर साथ। जी, तो करौली धौलपुर भी उन सीट में से एक है लोकसभा की 25 में से जहां पर वन साइडेड गेम नजर नहीं आ रहा है। मतलब वन साइडेड किसी एक पार्टी को वोटर यहाँ पर मार्जिन के साथ जिता रहा हो वैसा नहीं दिख रहा है। विनय जोशी जी, जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है अंदरूनी क्लेश की, कि गुर्जर कहाँ जाएंगे, सैनी कहाँ जाएंगे, कौन समर्थन में कैंडिडेट के आएंगे प्रचार प्रसार के लिए, कौन नहीं आएंगे, एक तो मुद्दा वो है। बीजेपी के भीतर ऑलरेडी जैसे कहा वसुंधरा कैंप, क्योंकि एक पूरे देश में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी के ही कुछ लोग सीट कम करना चाहते हैं ताकि जो 400 का आंकड़ा आने से जिस तरह की स्थितियां सत्ता और पूर्ण सत्ता के निरंकुश होने की जो हम इतिहास से लेकर वर्तमान में जिस तरह की बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं विद इन पार्टी, तो विनय जोशी जी, बीजेपी के भीतर डॉक्टर मनोज राजौरिया की जो नाराजगी है सिर्फ टिकट नहीं मिलने से, इसके अलावा भी और आपको इंदु देवी के खिलाफ कोई और किसी तरह का गुट समझ में आता है, दिखता है? नमस्कार मीना जी। जी नमस्कार। धौलपुर में वसुंधरा जी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन वसुंधरा जी का अब तक जो रुख रहा है पार्टी के प्रति, वो ऐसा लगता है कि वो विरोध नहीं करेगी। अभी इसके पीछे उनकी पार्टी के पीछे समर्पण है या दबाव है, ये तो वही जाने। दूसरा यह कि सचिन पायलट का करौली धौलपुर में अच्छा प्रभाव है। जितना सचिन पायलट अपना प्रभाव का प्रयोग लेंगे, मुझे लगता है उतने माली दूर हो जाएंगे, और पूरी राजस्थान में गुर्जर, माली और मीना मतदाता बहुत प्रभावी है, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर माली और मीना का कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर बीजेपी को फायदा होगा, और गुर्जर और माली का कॉम्बिनेशन बनता है तो कांग्रेस को फायदा होगा। पर वो तब होगा अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों साथ जाए और ये मैसेज देने में सफल हो कि हमने अब कोई कड़वाहट नहीं है, हम अब पार्टी की समर्पित हो चुके हैं। जी, वो अगर पार्टी भीमराज जी वफादारी दिखाएंगे, भीमराज काम करेंगे। भीमराज जी, स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं से आपको जो फीडबैक मिलता है वो एक अलग मुद्दा होता है, और आपको जो ग्राउंड पर काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं जिनके पास हर तरफ की पक्की खबर होती है, और जो आपने सुना है, आपकी पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता करौली धौलपुर की सीट के लिए एक मंच पर आने वाले दिनों में दिखेंगे? देखिए मीना जी, बिल्कुल दिखेंगे। और जो करौली धौलपुर सीट का सवाल है, यहाँ 19,75,000 वोटर्स हैं और कांग्रेस यहाँ 8 सीटों में से करीबन 6 सीटों पे कांग्रेस है आज के दिन, ठीक। 1 पे बीएसपी है, 2 पे बीजेपी है। और जो क्या कह रहे हैं वशिष्ठ साहब? 5 सॉरी यू आर राइट, 5 क्योंकि धौलपुर जिले में 3 सीट 4 है, 4 में से एक बस बीएसपी को मिली है, 3 कांग्रेस को है। और धौलपुर में और करौली में 2 सीटें इंडोन और टोडाबिन कांग्रेस के पास है, जबकि करौली स्पोर्टा बीजेपी के पास है। सवाल ये होता है मैडम, जहाँ ये करौली धौलपुर वहां जगह है जहां आप ये देखेंगे कि गुर्जर मतदाता कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि उनका पुराना दर्द उनको पता है कि हमें कैसे बीजेपी सरकार ने आरक्षण के लिए हमें कितना परेशान किया था, कितने गुर्जरों को गोलियों से बूंदा था। और दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ बीजेपी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी आवी रही है, और लोकसभा चुनाव की मैं आपको आज कह रहा हूँ, एक करौली धौलपुर नहीं, इसके अगल बगल की भी सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। दौसा भी कांग्रेस की मजबूत स्थिति में और भरतपुर भी बहुत मजबूत स्थिति में। और जो कुछ जाट वोट बैंक है वो भी कांग्रेस के फेवर में आ रहा है, वहां जाटों का कुछ का उनका अपना अलग दर्द है। तो मेरा जो व्यू कह रहा है, मैं भी 2 दिन जाके आया हूँ, तो वो यही कह रहा है कि यहाँ बीजेपी कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में चुनाव जीतने जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जी,
भीमराज जी की सीमाएं हैं जगदीश शर्मा जी, लेकिन करौली धौलपुर सीट भी वो सीट है जहां जबरदस्त कंटेस्ट है, वन साइडेड गेम बिल्कुल नहीं है। ऐसे में जो बात निकलकर सामने आ रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर एक साथ एक सुर में बात करेंगे तो इस सीट को कांग्रेस के लिए कुछ रास्ते आसान हो सकते हैं। मोदी फैक्टर अपने आप में कितना काम करेगा, कितनी वहां पर यात्राएं होती हैं, उन सब से पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप कैलकुलेशन की देख रहे हैं, वहां की विधानसभा वार स्थिति को जो देख रहे हैं, वहां की लीडरशिप को जो सुन रहे हैं वहां के लोगों से कि वहां की लीडरशिप में किस तरह की चर्चाएं हैं, और दोनों कैंडिडेट को लेकर जो परसेप्शन है, कैंडिडेट के अनुभव को लेकर जो बात है, जातिगत समीकरण जो है, क्या बता रहे हैं सब कुछ मिलाकर? मीना जी, ऐसा है, जब 2 टर्म पहले मनोज जी को कैंडिडेट बनाया गया था इस सीट पर, तब ऐसी आशंकाएं व्यक्त की गई थी, बिल्कुल सही। और अब जब ये नई इंदु मैडम जो है वो बनी है कैंडिडेट, तो भी यही आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। सवाल ये है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ एक मंच पर आकर कोई काम कर सकते हैं क्या? कह तो दिया भीमराज जी ने बड़ी जोरदार तरीके से, लेकिन जिस इक्वेशन में अशोक गहलोत और सचिन पायलट हैं, उसमें वो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट गंवा सकते हैं, पूरा विधानसभा का चुनाव गंवा सकते हैं, लेकिन उनके रिलेशन ठीक नहीं हो सकते। पहली बात तो ये बात तो भूल जाइए कि वो दोनों आएंगे तभी जीत का गणित बैठेगा। अगर ये अपेक्षा है कि वो दोनों आए तब जीत का गणित बैठेगा, तो ये अपेक्षा तो भूल जाइए, ये नहीं होने वाला। ये जरूर है कि वो उस इलाके के जो गुर्जर हैं वो सचिन पायलट के कहे हुए हैं, सचिन पायलट की रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, और अगर सचिन पायलट खुल के वहां 1-2 दिन लगा दे तो वो सीट कांग्रेस के पक्ष में जा भी सकती है निश्चित तौर पर। दूसरी बात ये है कि यहाँ है क्या लगाने के लिए, अंदर ही है। तुलसीदास जी, आप अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, फिर आप कनेक्ट कर लीजिए किसी अच्छे चार्जर से। जी जी जी। दूसरी बात ये है कि जो नरेंद्र मोदी की जो लहर है, जिसको कि विजिबल नहीं बताया जा रहा है, अपने बाकी सीटों पर भी कई जगह ये चर्चा हुई है, ये विजिबल नहीं है, किसी को नजर नहीं आती, नरेंद्र मोदी की लहर है, तो लहर कांग्रेस की हो सकती है क्या? मेरे को ये बताइए आप। पिछले दो चुनाव से जो है एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई है स्टेट में, बल्कि 3 से लेके 6 लाख मतों के अंतर से बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं। ऐसी सूरत में लगता है क्या कि कहीं करौली और धौलपुर जो नई सीट बनी है ये उस जाल में नहीं फंसेगी? मतलब कोई कारण मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा होगा। तीसरी बात यह है कि बड़ी संख्या में वहां ऐसे मतदाता, जैसे कि अभी सत्येंद्र जी बता रहे थे कि भाई करौली में जो है मालियों के वोट बहुत अच्छे, लेकिन करौली के मालियों ने कभी भी माली कैंडिडेट को भी नहीं जिताया, विधानसभा में भी नहीं जिताया, बल्कि और तो छोड़िए, तो माली कैंडिडेट जो है ये भरतपुर में ये मतलब बीजेपी के पक्ष में है, बीजेपी को ही वोट देते हैं ज्यादातर। कुछ एक अगर निकल जाए तो बात अलग है, थोड़े बहुत अगर 10-5% तो वो बात अलग है। ऐसी सूरत में जो जातिगत इक्वेशन है, जाटव, ब्राह्मण, माली, और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मिल भी जाता है तो भी बीजेपी के कैंडिडेट को एज मिलती है। ऐसी सूरत में तो मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी का कैंडिडेट 21 पर है और कांग्रेस का कैंडिडेट 19 पर है। ऐसी स्थिति में वहां चुनाव हो रहा है। जी राकेश वशिष्ठ जी, आप कुछ बोल रहे थे? मैं कह रहा था जगदीश जी के लिए कि वो आपको ध्यान होगा, वो 50 साल पर जनार्दन सिंह गहलोत यहाँ से विधायक चुने गए थे, वो जाति के माली हैं। मैं उसको याद दिला रहा था और कुछ नहीं कह रहा था। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मीना जी,
उसको तो जमाना हो गया था। हाँ, जमाना हो गया उस बात को। आप करौली तो वही है। तब से अब तक स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। हाँ, बहुत अब वो स्थितियां नहीं रही। एक बात और कहना चाहता था मीना जी, आपने कहा कि भाजपा के कुछ लोग चाहते हैं कि 400 पार वाला जब मोदी का जो नारा है वो उसको नीचे किया जाए, नहीं आए। ये मेरी समझ में तो बात आपकी आती नहीं। हो सकता है आपके पास कोई सोर्सेस हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि भाजपा में इस समय मोदी और अमित शाह दो ही सर्वोच्च शिखर पर हैं, जिनको कि आरएसएस का मोहन भागवत का पूरा बरदस्त है। इनके अलावा और किसी नेता की और किसी संगठन की कोई नहीं चलती। ये जो चाहते हैं वही काम होता है। और अगर कोई नेता इनके काम में कोई अड़ंगा लगाता है तो उसका अंजाम वही होता है जो वसुंधरा राजे का हो रहा है। मैंने आपको ध्यान हो तो विधानसभा के चुनाव के दौरान भी कहा था मैं कि जो लोगों की मिथ्या है ना आपके इस वसुंधरा राजे के संबंध में, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होना। वसुंधरा राजे को बिल्कुल किनारे लगा देंगे। और वसुंधरा राजे की स्थिति ये है कि उनको अपने बेटे को राजनीति में अगर आगे बढ़ाना है, उनको स्टैब्लिश बने रहना है, तो उनको भाजपा का समर्थन करना ही पड़ेगा। नहीं, अगली बार जो चुनाव होना है ये माँ बेटे दोनों ही बिल्कुल आउट हो जाएंगे यहाँ से। तो भाजपा का संगठन है ना, संगठन का जो बैकअप होता है वो जबरदस्त है इनके पास काम करने का। अब आप जो करना चाहें। जी राकेश जी, तो इसीलिए मैंने ऑन एयर कहा है, मैंने खुलकर कहा है कि इस तरह की खबरें हैं, इस तरह की खबरें बाकायदा बहुत बड़े मैंने कह दिया। जी बिल्कुल आपकी बात को समझा जा सकता है। और आज की तारीख में यही हकीकत है कि जो मोदी शाह के इशारे पर काम नहीं कर रहे हैं या उनकी रणनीति के साथ नहीं चल रहे हैं, उनका हश्र, चाहे वो एक वसुंधरा राजे नहीं, ऐसे बहुत सारे नाम है देश के अलग अलग राज्यों में, और वो सभी नाम मिलकर ही इस तरह के प्रयास भीतर खाने कर रहे हैं कि ताकि उनकी राजनीति भी जिंदा रहे। इस तरह की भी खबरें हैं। अब ये खबरें कितनी सही हैं और कितना जो वोट तो चुनावों के जो नतीजे आएंगे और बूथ स्तर तक बीजेपी काम करती है, तो बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है पता लगाना कि कौन से बूथ पे, कौन से जिले में, कौन से समाज ने उनका साथ दिया और कहाँ नहीं दिया, तो ये समझ में भी आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ राजस्थान और वसुंधरा राजे का मुद्दा नहीं है, ये हाल मध्य प्रदेश में भी है, ये हाल महाराष्ट्र में भी है, ये हाल आंध्र में भी है, ये सब जगह है। और ये तो पूरे हिंदुस्तान में ही है, लेकिन इसके लिए इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो विपक्षी दल हैं। आज विपक्षी दलों में कोई बड़ा नेता होता, जनता को साथ लेके चलने वाला होता, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। बीजेपी ऑल पावरफुल नहीं बनती। बीजेपी और मोदी और अमित शाह को ऑल पावरफुल बनाने वाले जो है ये विपक्षी दल के नेता ही हैं, क्योंकि इनमें आपस में गठबंधन में कोई जानदारी वाली बात नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग होल्डर का है नहीं, तो उसका फायदा बीजेपी अच्छी तरह से उठा रही है। बीजेपी का थिंक टैंक जो है वो बहुत शार्प है, वो इन सारी कमजोरियों को नोट करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वेल प्लान्ड एक कॉर्पोरेट टाइप की पार्टी बीजेपी पार्टी है और अपनी एक वेल डिफाइंड लाइन पे चलती है और इसमें मदद करते हैं विपक्षी दल। ये एक बड़ी विडंबना है। विपक्ष कमजोर है, इसीलिए तो सत्ता में बैठे कोई कमजोर नहीं है मैडम जी, मैं आपको आज कह रहा हूँ। तुलसी जगदीश जी कह रहे थे, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड, मैं ऑन द वे हूँ, मैं गाड़ी रोक के आपसे बात कर रहा था, मेरे को जयपुर जाना है, मैं ये कह रहा हूँ। और दूसरी बात जगदीश जी, मैं धौलपुर से आ रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ आप तो बिल्कुल जिता रहे थे, पर मैं आपको याद के तारीख नोट कर ली, 4 तारीख को करौली धौलपुर जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में मिलेगी। पर मुझे दुख इस बात का हुआ कि स्थानीय मुद्दों पे आपने बात नहीं की और कोई मूलभूत मुद्दे उनको भी आप गिना देते कि किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, उनकी भी एक बार बात कर ले तो मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि आप सीनियर पत्रकार है, आपको इस मुद्दों को भी याद रखना चाहिए। आप उन मुद्दों से मत भटकिए, जातिगत पे आप हमेशा राजनीति को ले जाओ तो राजनीति का जो परिदृश्य है वो अच्छा नहीं रहेगा भविष्य के लिए। हमेशा मूल मुद्दों को भी आपने ध्यान रखिए। मैं सुन रहा हूँ सभी लोगों की, मैं आपको जगदीश स्पेशल आपको कह रहा हूँ, आप शिक्षा की भी बात कीजिए, आप एजुकेशन भी। मनोज राजौरिया का जिक्र करें, मैं कहना चाहता हूँ मैडम कि वो उस परिवार जिसने इसको आगे बढ़ाया और होम्योपैथी के जनक करौली से डॉक्टर गिरेंद्र पाल सिंह, जिसने हिंदुस्तान एशिया की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी में उस परिवार के धोखा दे दिया और राजपूत परिवार कांग्रेस को वोट देने आ रहा है और वो खुल के समर्थन दे रहा है कांग्रेस को कि मनोज राजौरिया कभी दोबारा पैदा नहीं हो। तो आप इसलिए मनोज राजौरिया की भी टिकट इसलिए कटने का एक मेन कारण था। आपको मैं कह रहा हूँ
कि जो मूलभूत मुद्दे हैं वो भी एक मुद्दे होते हैं। आप सरसों को के अंदर भरतपुर संभाग, वहाँ आज सरसों 4500 रुपए बिक रही है, जो कांग्रेस राज में 6000 बिका करती थी। और गोंड मंडिया कांग्रेस ने 1000 लगाई थी, आज बताइए बीजेपी ने कितनी लगाई। इन मुद्दों पे भी बात कीजिए। नरेगा मजदूरों को 10 लाख 73 लाख को बाहर निकाला, आप बात कीजिए कितनी लगाई है। केसीसी पे जो ब्याज लगता था यूपीए गवर्नमेंट में, आप उठा के देख लीजिए कि आज किसानों खाते से केसीसी के ऊपर कितना ब्याज काटा जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 के बीमा के लिए किसान अभी भी आंदोलन था, उस पर भी एक बात कर लीजिए। धौलपुर उस जगह से आता है, मैं भी गया मीना जी, पर वहां का मैं एक किस्सा सुनाता था। उनके डाकू मान सिंह हुआ करते थे, जिनसे पूछा गया कि आप बागी कहोगे या डाकू कहोगे, बोले हम बागी कहलाना पसंद करते हैं। उनका एक डायलॉग था कि बीएड के अंदर जब बैंड बेटियां निकलेगी तो जंगली जानवर नुकसान पहुंचा सकता है, इंसान नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि मान सिंह जिंदा है। और किसी की बैंड बेटी घर में भी नहीं रहती धन के अभाव में, क्योंकि मान सिंह जिंदा है। उनके भी असूल हुए थे, तो आज उन उसूलों से भी ये लोग हट गए हैं बीजेपी वाले। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस धरती से कांग्रेस का जननेता निकल के जाएगा, और आप याद रखना इस तारीख को, और जीत के जाएंगे। और कांग्रेस के राजस्थान के अंदर 13 सीटें आ रही है जगदीश जी, ये भी आप नोट कर लेना। थैंक यू सो मच। अच्छा भीमराज जी, मुद्दे आप क्या तो है बात को ठीक ढंग से सुन ही नहीं रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था। हमने जो प्रस्तुत किया वो आपके सामने क्रिटिकल पिक्चर प्रस्तुत की थी, किसी पार्टी का हमने समर्थन नहीं किया, आपके सामने स्थिति बताई थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। वी आर फेवरिंग नोबॉडी। तुलसीदास जी दिल पर मत लीजिए, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी को ठीक से रिप्रेजेंट जी, करें, मजबूत दिखाएं, और ये उन्हें करना भी चाहिए। नहीं नहीं, दिल पे लेने वाली बात नहीं है, वो तो फैक्ट्स बता रहा था, और इस फैक्ट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता करौली धौलपुर लोकसभा सीट के संबंध में। और वैसे तो पूरे हिंदुस्तान को अपन कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है वो पूरी तरह से जाति और धर्म आधारित हैं, इनमें मुद्दे हमेशा गौण रहते हैं, और यही कारण है कि ये क्षेत्र हमेशा पिछड़े रहते हैं। काश कि ये मुद्दों के चुनाव होते, लोग अपनी बातें रखते और ऐसे कैंडिडेट्स को चुनते जो उनकी बात करते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर देखा जाता है मुद्दे सब गौण हो जाते हैं, और सिर्फ हवाई बातें धर्म जाति ये मायने रखती हैं, और उसी पे चुनाव जीते और हार जाते हैं। तो अच्छा, एक बात तुलसीदास मुझे भी भगत जी, कहनी है मीना जी। 2024 का ये चुनाव, जी बोले सत्येन जी। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि मुद्दों पर आधारित यदि चुनाव होता तो अशोक गहलोत को अपनी सत्ता ही नहीं गंवानी पड़ती। उसने विकास के हाँ, मामलों एक में क्या अच्छा कमी की थी अच्छा पॉइंट है राजस्थान में? तो लेकिन जी। सवाल ये है कि वास्तव में जातिगत रूप से ही चुनाव घूम रहा है। अब जो 2-3 बातें जो पुराने वक्ताओं ने हमारे ने कही थी, तो जो गुर्जर की जहां तक मैं बात मानता हूं, मेरी भी कई गुर्जर नेताओं से बात हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार गुर्जर एक तरफा बीजेपी के पक्ष में नहीं जा रहा है। विभाजन 100% होगा, चाहे सचिन पायलट आए बिल्कुल या सही नहीं बात आए, है। गुर्जर वोट का विभाजन निश्चित है कि होगा, जिसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात के ये बात सही है कि माली, करौली का माली अपना कैंडिडेट कभी नहीं जिता पाता है, लेकिन करौली का माली जिसके साथ होता है उसको जिताने और हराने की ताकत वो रखता है। जब रोहिणी कुमारी जी के साथ रहा चंद्र प्रकाश मीना के टाइम, तो उन्होंने बीजेपी से रोहिणी कुमारी को विधानसभा में पहुंचवाया है ना। और पिछली बार भी वो लाखन के साथ था। लाखन जी तो ओवर कॉन्फिडेंस होकर के विधानसभा चुनाव हार गए। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ही संपर्क नहीं किया, उनको भी एक्टिव नहीं किया, लेकिन केवल 1300 वोटों से हारे। कोई बहुत बड़ी हार नहीं थी उनकी। वो यदि थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से चुनाव लड़ते और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर लेते कि पुराने कार्यकर्ता हैं, तो चुनाव जीत जाते। और माली उनके साथ था। तो आज की स्थिति को यदि हम लोग देखें तो माली, मीना, मुसलमान, गुर्जर, ये जो जातिगत चुनाव है वो जो है ना, वो कांग्रेस के फेवर में थोड़ा बहुत जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं क्यों जा रहा है। और रही बात ये कि एक जो बात उठाई थी कि साहब 5 कांग्रेस के एमएलए हैं, तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के एमएलए ज्यादा थे, लेकिन हार गए। लोकसभा का चुनाव मनोज राजौरिया जीता। और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि जाटव होने से निर्णायक नहीं है। मनोज राजौरिया खटीक थे जाति से, जिनके की कोई वोट ही नहीं है, और संजय जाटव था कांग्रेस का प्रत्याशी, ये पूरी तरह हारा था। तो ये बात भी कोई खास मायने नहीं रखती है। चुनाव जो है ना वो तो चुनाव के तरीके पे होगा। कांग्रेस के खिलाफ जो बात मेरी दृष्टि में जा रही है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के पास में वोट डलवाने का जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। उसके पास जितने वोट हैं वो कोशिश करेगा कि पूरे वोटों को वो अपने को बूथ में ले जा करके मतपेटी में डलवा दे, लेकिन कांग्रेस के पास अभी तक वो सिस्टम नहीं बन पा रहा है।
पार्टी के रूप में कांग्रेस है ना, वो कहीं नहीं दिख रही है कि कोई चुनाव में कांग्रेस पार्टी के रूप में दिख रही हो, तो वो चीजें जरूर नेगेटिव जाएंगी। हाँ, ये बात सही है, जैसे कहा पूर्व वक्ताओं ने कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों आए, चाहे वो अलग अलग आए या एक मंच पे आए, तो उसका लाभ जो है ना कांग्रेसी कार्यकर्ता को, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उसको निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन ये नहीं कह सकते आज की तारीख में, आज की स्थिति में बात कर रहा हूँ, कल क्या होगा। यानी मोदी की मीटिंग के बाद तक बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन वोट का नहीं हुआ है। मोदी जी ने तो विधानसभा चुनाव में भी करौली में मीटिंग की थी, तो क्या हुआ, प्रत्याशी 1300 वोटों से जीता था, और वो भी कांग्रेस से आया हुआ प्रत्याशी जो 5 साल तक कांग्रेस का लाभ ले रहा था, कांग्रेस से आया और आने पर दल बदल करके वो लड़ा और 1300 वोटों से कुल मिलाकर के जीता, जबकि पहले उसके परिवार के लोग है ना काफी बड़े मात्रा में वोटों से जीते। तो मुझे लगता नहीं कि मोदी जी के आने से करौली धौलपुर लोकसभा सीट में बहुत बड़ा मत का परसेंटेज में परिवर्तन होगा। निर्णायक वोट रहेगा, आज भी मैं मानता हूं कि गुर्जरों का वोट बहुत निर्णायक रहेगा। यदि गुर्जर ने बड़ी मात्रा में कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दे दिया तो कांग्रेस के कैंडिडेट को हराना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। तुलसीदास हाँ, मुद्गल सत्यन जी ने बात ऐसे में बहुत अच्छी सवाल कही उठता है। कि सचिन बीच में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि इंदु देवी जी के फेवर में जो एक बात जाती है वो ये है कि एक तो उनका महिला होना है और दूसरा उनका स्वच्छ छवि का होना है। जबकि भजन लाल जाटव के खिलाफ पहले से भी आरोप लगते रहे और अभी कुछ दिनों पहले ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनके खिलाफ काफी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो इंदु देवी जी जो है वो एक साफ और स्वच्छ छवि की हैं और महिला होने के नाते वो एक पॉजिटिव फैक्टर क्रिएट कर सकती हैं। तुलसीदास जी, माहौल बनाने वाले जो कार्यकर्ता और नेता होते हैं, करौली धौलपुर पूरे क्षेत्र में आप उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को माहौल बनाते हुए देख पा रहे हैं? माहौल लोकसभा चुनाव से पहले जैसा होता है, क्या वो दिख रहा है या फिर ये फोन की डिवाइस पे, सोशल मीडिया पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है? बस ये इस बात में आपकी में बहुत दम है, क्योंकि आमतौर पर करौली के बाजारों में या गलियों में ऐसा चुनाव जैसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि कोई चुनाव चल रहा है क्या। और कांग्रेस पार्टी का तो ये मान लो कि बाजार में कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, जबकि बीजेपी का इसलिए कि थोड़ा जो करौली शहर है वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना गया है और जो यहाँ का ट्रेडिशनल वोट बैंक है बीजेपी का वो से जुड़ा हुआ है। बाकी किसी भी पार्टी का कोई ऐसा प्रचार, कोई ऐसी मीटिंग, कोई सभा ऐसी कुछ देखने को नहीं मिल रही जिससे हम कह सकें कि चुनाव चल रहा है। इसके पलट अगर हम विधानसभा चुनाव से इसकी तुलना करें तो बहुत हेक्टिक था, बहुत ही ज्यादा बिजी स्केड्यूल था, सब लोग अपनी बातें कर रहे थे और रात दिन पॉलिटिक्स की चर्चा चलती थी। अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। जी, विनय जोशी जी, जो माहौल एक तो कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाया जाता है, नेताओं के द्वारा बनाया जाता है, और एक माहौल जनता जो खुद है वो चौराहों पर, चाय की दुकानों पर, थड़ियों पर बहुत इसको लेकर, चुनाव को लेकर गॉसिप होती है, चर्चा होती है, अपने कैंडिडेट के बारे में लोग बात करते हैं। वहां पर जनता के बीच में चुनाव का इस वक्त क्या माहौल है? महिला होने का जो फायदा बता रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट को, क्या वाकई में महिलाओं को इस विषय में इतनी जानकारी है? पुरुष महिला होने के नाम पर बीजेपी के साथ जा सकता है कि भाई महिला कैंडिडेट है? क्योंकि जनरली इन जनरल तो महिला कैंडिडेट के साथ जाना चाहते नहीं है लोग, क्योंकि उनसे काम कम होंगे, उस तरह से पहुंच नहीं पाएंगे, इस तरह की बातें बहुत होती है। देखो मीना जी, लोकसभा का बड़ा चुनाव होता है और बड़े चुनाव हमेशा हवा से लड़े जाते हैं। कार्यकर्ताओं के दम पर, हवा के दम पर चुनाव लड़े जाते हैं। कोई भी प्रत्याशी पंचायत मुख्यालय तक भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि 15-20 दिन का जो उसमें समय मिलता है उसमें पहुंच ही नहीं पाता। पोस्टर में अगर फोटो नहीं लगाए ना तो मतदाता उसको पहचान नहीं सकता है कौन है। लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा करीब इसमें शामिल होती है, तो हवा बनाने में बीजेपी माहिर है। हमने अगर 2019 के चुनाव को याद करें तो ये बात चली कि 5 सीट तो कांग्रेस जीतेगी। हुआ क्या, जिसमें 2 की सीट को गिनते थे कि कांग्रेस की जाएगी, धौलपुर इसको, सवाई माधोपुर को, इसको करौली को भी गिनते थे, सवाई माधोपुर को गिनते थे। वो हुआ क्या, क्योंकि जो हवा बनाना कांग्रेस की बस की बात नहीं है। कमरे में बैठ के बात करना, केवल कांग्रेस का काम मकसद एक रखा कि बीजेपी की बुराई करना।
विजन नहीं दे पा रहे कि हम कोई काम को कैसे करेंगे। हम 8,000 रुपए युवाओं को दे देंगे, कहां से लाएंगे ये नहीं बताते। जबकि जब नरेंद्र मोदी जो हवा बनाते हैं उसके पीछे पूरा टारगेट तय करते हैं कि मुझे ये काम ऐसे करना है, अब मुझे यहाँ चलना है, आगे जाना है। तीसरी बात यह है कि बीजेपी के पास में वक्ताओं की बड़ी लिस्ट है, जो प्रभावशाली भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। अब राहुल गांधी जी देख लो कितने नजर आ रहे हैं। आज अब राहुल गांधी की तो तुलना करें तो हमको दिखाई दे रहा है कि मोदी जी 73 साल की उम्र में 23 साल के बच्चे की तरह भग रहे हैं, और राहुल गांधी जी कहीं नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस का कैंपेन कोई कर ही नहीं रहा। राजस्थान में भी देखें तो सचिन पायलट तो युवा है ना, कितनी सभा कर ली उन्होंने अभी तक। अशोक जी गहलोत ने कितनी सभा कर ली। जब आप माहौल ही नहीं बनाओगे तो कैंडिडेट क्या करेगा। आप माहौल तो लोकसभा चुनाव तो माहौल से ही जीते जाते हैं। बात रही महिलाओं की रही, महिलाएं बिल्कुल महिलाएं से प्रभावित होती है, लेकिन जो इस समय जो 5-7 स्कीमें चलाई थी बीजेपी ने, उससे महिलाएं ज्यादा प्रभावित है, जिसमें उज्ज्वला योजना और शौचालय। जिनके घर में शौचालय उसके इसको महत्व का पता नहीं है, जिनके शौचालय बना उसके इसके महत्व का पता है, जिनके घर में गैस सिलेंडर थे पहले से उसको इस योजना का पता नहीं है, उसको इसका आभास नहीं है। दूसरा, पढ़ा लिखा वोटरों से कभी राजनीतिक परिणाम नहीं निकलते। जो अशिक्षित लोग हैं जो समूह में वोट डालते हैं, परिणाम तो वो बदलते हैं और वो स्थायी होते नहीं है, वही तो हवा के साथ चलते हैं। आपके मेरे कहने से ना तो हम किसी के कहने से बदलते, ना हमको कोई बदल सकता। फिर ये प्रचार किसके लिए किया जाता है? प्रचार उनके लिए किया जाता है जो सुविधाओं पर आधारित होते हैं, जो समूह में वोट डालते हैं, जो मानसिकता बदलते रहते हैं, उनके लिए माहौल बनाया जाता है और उसमें बीजेपी बहुत आगे निकल जाती है, कांग्रेस पहुंच ही नहीं पाती। ये रीजन है मेन भारतीय जनता पार्टी को आगे निकलने का। फिर ये कहेंगे सर ईवीएम खराब, ईवीएम में हो गया, ये धर्म के आधार उन्होंने बना लिया। जब परिणाम इनके पक्ष में आते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छी हो जाती है, जब परिणाम बदलते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। ठीक है, लेकिन इन सब बातों के बीच भी कांग्रेस पार्टी का कैडर काम नहीं कर रहा, कांग्रेस का आला कमान लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस में जो है एक चुनावी रणनीति नहीं है। इन सब के बावजूद भी अगर ये बात आ रही है और आप सब लोग इस बात को एक सुर में कह रहे हैं, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे सत्येंद्र चतुर्वेदी हो, कि वहां की समीकरण जो है वो बीजेपी के लिए रास्ता उतना आसान नहीं बना रही है। अगर ऐसे हालात में भी कांग्रेस पार्टी इस सीट पर काम नहीं कर पाए तो फिर जगदीश शर्मा जी, विपक्ष की मजबूत स्थिति की कल्पना आप और हम बैठ के डिबेट में कर सकते हैं, जनता सोच सकती है, लेकिन विपक्ष खुद ही तैयार नहीं है। लेकिन मीना जी, हमारे जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग देख रहे हैं सारी चीजों को, सत्यन जी बहुत समझदार लोग हैं, विनय जी बहुत बारीकी से देखते हैं। अभी वो चले गए मुद्गल साहब, वो बिल्कुल फील्ड में ही रहते हैं हमेशा। तो ये लोग जो देखते हैं और जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें भी कहीं लगता नहीं है कि बीजेपी का कैंडिडेट कमजोर हो सकता है। वो सारे कारण ऐसे ही गिना रहे कि कांग्रेस का कौन आदमी। आप बताइए, विनय जी अभी कह रहे थे कि अशोक जी और सचिन पायलट जी कहाँ नजर आ रहे हैं, और ये बात ठीक भी कह रहे हैं कि अगर उनको वोट लेना है तो नजर तो आना चाहिए ना कि भाई यहाँ सभा कर रहे हैं, कल वहां सभा कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद आकर एक दिन में 2 सभाएं कर जा रहे हैं राजस्थान, हर दूसरे तीसरे दिन आ रहे हैं। और कैंडिडेटों को तो छोड़ दीजिए। और जहां तक बात धौलपुर में कहा गया था कि भाई वसुंधरा राजे जी नाराज होंगी और वो उल्टा करेंगी, ये इन चीजों को छोड़ दीजिए आप। वसुंधरा राजे बहुत सीनियर और मैच्योर पॉलिटिशियन है, वो किसी को नुकसान पहुंचाए खासकर भारतीय जनता पार्टी को, ये तो कल्पना के बाहर की चीज है। वो नवरात्र में, नवरात्र के स्थापना के दिन से वो बैठती हैं पूजा के लिए और नवरात्र का समापन करने के बाद ही उठकर बाहर निकलती हैं। वो इस बीच कोई प्रोग्राम नहीं लेती। और मेरी मान्यता ये है कि उनकी प्रायोरिटी में 2 ही सीटें होंगी, करौली धौलपुर और झालावाड़।
इन सीटों पर ही कंसंट्रेट करेंगी वो, क्योंकि धौलपुर से उनका नाम जुड़ा हुआ है, झालावाड़ से उनका नाम जुड़ा हुआ है। अगर ये दोनों सीटें हारती हैं तो उनको भी कहीं न कहीं जो है उनके तस्वीर पर भी कहीं न कहीं कोई छींटा आता है। दूसरी बात ये है कि इतनी जातिगत इक्वेशंस के बारे में बात चर्चा की है हमारे वहाँ के लोकल जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों ने, उसमें कहीं भी जो है ऐसा नहीं लगता है कि भाई कांग्रेस को एक मुश्त वोट कहीं जा रहा हो किसी जाति विशेष का या किसी वर्ग विशेष का। मैं मानता हूं कि भाई अल्पसंख्यकों के सारे वोट जो हैं वो कांग्रेस को मिले, वो बीजेपी को मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन विनय जी ने जो है ये भी गिनाया है कि जिसको शौचालय मिला है, जिसको गैस मिली है, ये वोट चाहे अल्पसंख्यक का ही क्यों नहीं हो, किसको वोट देंगे? जिस योजना से उनकी जिंदगी बदल गई, वो योजना को वो छोड़ कैसे सकते हैं, भूल कैसे सकते हैं? ऐसा क्या मिल रहा है? तीसरा पॉइंट ये है जो कि मुदगल जी अभी लाइन पे नहीं है, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी उनके साथ। तो तीसरा ये है कि वो महिला कैंडिडेट है और भारतीय जनता पार्टी वाले महिलाओं को अपने ध्रुव में लाना और उनको वोट डलवाना, इन दोनों में बहुत माहिर है। उनके आरएसएस के कार्यकर्ता जो है वो गांव-गांव, गली-गली फैल जाते हैं। ये उनकी पॉजिटिव चीज है जिसकी वजह से कि मैं कह रहा हूँ, हालांकि भीमराज जी कह रहे हैं कि वो तो जीती जिताई सीट है उनकी, पिछले 3 चुनाव से यही कह रहे हैं वो बस। तो सर जी वो कह देंगे, पर आप बीजेपी का गुणगान करेगा, मोदी जी 2-3 बार आगे, क्या मोदी जी इतने फ्री है कि वो 3 बार आगे? जगदीश जी मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। हमारे गांव में जो है ना, इधर करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, इस साइड में एक कहावत चलती है कि ये बनिए वाली पंसेरी है। कोई बात नहीं, देख लेंगे बढ़िया वाली पंचायत है, युद्ध और लेकिन डराया जाता है, स्वाभिमान और रणनीति से लड़ा जाता है। जगदीश जी कभी लड़ा हो तो चुनाव देख लीजिए, ऐसे नहीं लड़ा जाता है मैं चुनाव था, मेरी हैसियत ही नहीं है चुनाव लड़ने की। हैसियत क्यों नहीं है? क्यों नहीं हैसियत? हैसियत कोई पैसे से हैसियत होती है क्या? आपका नहीं, मैं झूठ बोल सकता हूँ, न मेरे पास संसाधन है कुछ भी। नहीं गलत बात, मेरा काम ये चीजें मत वही कहिए। करूंगा साहब। नहीं जगदीश जी, आप पढ़े लिखे आदमी, आप वरिष्ठ आदमी है। नहीं, आप पढ़े लिखे आदमी, आप वरिष्ठ आदमी है। हर चुनाव कोई पैसे से और ताकत से नहीं लड़ा पाता। आप आज तक का इतिहास उठा के दे लिए, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग भी बिना पैसे के चुनाव जीत के आए हैं। और यदि आप कहो तो मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ। ऐसा नहीं आप ये बताइए कि मेरे पास एक बात ठीक है, आप जगदीश जी, दिस इज अ डिफरेंट इशू। आपकी एक बात विचारधारा स्वीकार कर लो कि करौली में बीजेपी नहीं जीत रही है। करौली धौलपुर सीट पे, करौली धौलपुर सीट पे हमेशा कांग्रेस हार रही है अपनी रणनीतियों के कारण। खिलाड़ी बैरवा को दूसरी बार टिकट नहीं दिया, लक्की बैरवा को खड़ा किया, लक्की वारा हार गया, उसको फिर टिकट नहीं दिया, संजय जाटव को ले आए। तो रणनीति कांग्रेस की कमजोर है। ये बात सही है कि करौली धौलपुर सीट पर बीजेपी नहीं जीत रही, करौली धौलपुर सीट पर बार-बार कांग्रेस हार रही। राकेश जी, एक सेकंड जगदीश जी, मैं ये कह रहा था मीना जी, और मैं तो राकेश जी को पहले सुनते हैं भीमराज जी, फिर आपके पास आते हैं भीमराज जी के पास। मीना जी मैडम सुनो, मेरे को 2 मिनट दे दो, मैं ऑन द वे हूं। भीमराज जी एक मिनट, राकेश जी को सुन के आपके पास आ रहे हैं जी। मीना जी, मैं एक बात कह रहा था, बड़ी अच्छा डिस्कशन चल रहा था, आपने एक अच्छा सवाल उठाया कि इतना जब हम लोग सब लोग ये मान कर चल रहे हैं कि बीजेपी का अपर एंड है, फिर हम ये क्यों मान रहे हैं कि जबरदस्त फाइटर कांग्रेस की भी अच्छी स्थिति है? उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि हम जो पिछले चुनाव, जो 3 चुनाव हुए पार्लियामेंट के, उसकी में जो वोटिंग हुई, जो हिसाब से रिजल्ट आए, उससे ये अवधारणा बनी कि कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति है। खासतौर से विधानसभा चुनावों के दौरान, चाहे वो 2018 का हो, चाहे वो 2023 का हो, इसमें कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में आई, अच्छे वोटों से चुनाव जीती। लेकिन हमारे साथी, खासतौर से जाखड़ साहब को मैं कहना चाहता हूँ, हम ये भूल जाते हैं कि जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है ना, आप उठा के देख लीजिए, उसका विश्लेषण कर लीजिए। विधानसभा के चुनाव में और पार्लियामेंट के चुनाव में धौलपुर और करौली लोकसभा क्षेत्र के अंदर 18% 19% का अंतर आया है।
विधानसभा में जितनी वोटें गिरी उससे 18% एवं पार्लियामेंट चुनाव के अंदर मिली, वो केवल और केवल वो मोदी का फैक्टर है। मोदी के कारण वो वोटिंग हुई है। दूसरा, ये चुनाव लोकल आधार पर बहुत कम लड़े जाते हैं। जातिगत आधार तो रहता है, इसमें कोई तो राय नहीं, लेकिन ये केवल मूवमेंट, हवा के मूवमेंट पर बहुत चुनाव लड़ा जाता है। लोकसभा का चुनाव आपका, हम इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? धौलपुर की जो राजनीतिक स्थिति थी पहले और कुछ थी, आज की दूसरी स्थिति है। पहले अपने जगदीश जी को खूब ध्यान होगा, 2 कोठियां हुआ करती थी धौलपुर के अंदर, बनभाई लाल की कोठी और प्रद्युम्न सिंह की कोठी, दोनों ही कांग्रेस के हुआ करते थे, लेकिन कट्टर विरोधी हुआ करते थे दोनों, और एक दूसरे के कैंडिडेट की टांग खींचने में लगे रहते थे। और बाहुबल और धनबल दोनों ही उनके पास आधार थे, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। इन कोठियों का वर्चस्व वसुंधरा राजे की राजनीति में आने के बाद टूटा और उन्होंने इन कोठियों को कमजोर किया। आज हालत यह है कि बनभाई लाल की जो कोठी कट्टर कांग्रेसी है, आज बिल्कुल कट्टर बीजेपी की बन गई है और बीजेपी का समर्थन करते हैं। और वहां के ब्राह्मणों पर जो धनबल और बाहुबल दोनों के हिसाब से जो बड़े स्ट्रांग माने जाते हैं धौलपुर के अंदर, शायद अकेली जगह होगी धौलपुर जब ब्राह्मणों का इतना वर्चस्व है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ब्राह्मण वोट जहां बनभाई लाल चाहते हैं वहां आज की तारीख में पड़ती है। और धौलपुर के अंदर और करौली विधानसभा क्षेत्र के अंदर ब्राह्मण वोटों की बहुतायत है। इस बार आपके भजनलाल शर्मा के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इस बात की और ज्यादा संभावना प्रबल होने लगी हैं कि जो ब्राह्मण वोट है और ज्यादा एकजुट होगा और ज्यादा तरीके से भाजपा के पक्ष में वोट कास्ट करेगा। हमारा मानना ये है, चाहे वो जगदीश जी हो चाहे सत्येंद्र चतुर्वेदी जी हो, आज की स्थिति में भाजपा 21 पोजीशन पर है, चुनाव जीतने की स्थिति में है। कोई विशेष ही कोई ऐसी स्थिति लास्ट मोमेंट पे आ जाए वो तब भले ही वो चुनाव हार है, लेकिन चुनाव हारने की स्थिति भाजपा की नहीं है, खासतौर से धौलपुर और लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर। करौली धौलपुर भीमराज जी के पास जारी। भीमराज जी बताएं। भीमराज जी बोले। हाँ जी बताएं। आप बहुत देर से मैं तो बोल गया था जी मैं आप बोलना चाह रहे थे और आपको मैंने रोक दिया था कि राकेश जी के बाद आपको सुनेंगे। तो राकेश जी का, सत्येंद्र जी का, जगदीश जी का, सबका मानना ये है कि कांग्रेस वहां पर प्रयास करती हुई नजर नहीं आ रही है, इसलिए बीजेपी का अपर हैंड है। आपको एक बात बताऊं, क्या रणनीति के सारे खुलासे चैनलों पे नहीं किए जाते हैं। हाँ राकेश जी, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। और राकेश जी, आप जिस दावे को कह रहे हैं ठीक है, आपका राइट है, कहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं, बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि धौलपुर, करौली, दौसा और एक आपकी भरतपुर, ये सीटें कांग्रेस जीतने जा रही हैं और कांग्रेस बहुत मजबूत सीटें के अंदर इसके अंदर पोजीशन में। और जो जिस तरह का तांडव बीजेपी ने मचाया है, जो तांडव जैसे किसान मजदूरों पे मचाया है सर जी, वो भी बहुत मायने रखता है। वो महंगाई उसमें से एक है और एजुकेशन का गिरता हुआ जो ग्राफ है वो भी इसके अंदर मायने रखता है। आपको सबको मालूम है कि महंगाई किस तरह मुंह फाड़ के भीमराज जी, सत्येंद्र जी ने और मुदगल जी ने एक बात कही कि कांग्रेस का वर्कर कहीं नजर नहीं आता है करौली धौलपुर में, इस बात में सच्चाई है? तो कांग्रेस का वर्कर नजर नहीं आता तो ऐसे चुनाव जीत गए हम, 5 सीटें ऐसे जीत गए क्या? ऐसे थोड़ी जीती जाती है। कांग्रेस का वर्कर है, कैसे नहीं है? वर्कर है तभी चुनाव जीते हैं। और दूसरी बात कह देता हूँ कि वर्कर है तभी चुनाव लड़ रहे हैं और वर्कर ही चुनाव आज लड़ रहे हैं और वर्कर ही लड़ाते हैं और वर्करों के दम पे ही हम 4 जून को कांग्रेस की जोड़ी के अंदर ये सीटें आएंगी। सत्येंद्र चतुर्वेदी जी, धौलपुर में वसुंधरा राजे के होते हुए भी विधानसभा में नुकसान कैसे हुआ? जो भीमराज जी की बात को सपोर्ट करता है, इसलिए मैंने पूछा। देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया कि जातिगत आधार चीजों के लिए करौली धौलपुर में आज भी निर्णायक है और उस समय भी निर्णायक था। जैसे कुशवाहों के वोट एक साथ जब मिले गहलोत के फेवर में, तो कुशवाहा कैंडिडेट वहां से जीत गया। मीनाओं के वोट एक साथ जब मिले कांग्रेस को, तो मीनाओं के कैंडिडेट जीत गए। घनश्याम मेहर, सचिन पायलट की समर्थन से गूंज और मीना एक होकर के सीट को निकाल ले गए। तो ये जो है ना वो है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव पिछली बार हुए तो वसुंधरा जी ने उसको प्रेस्टीज बना लिया और जितने भी कांग्रेस के एमएलए थे वो बिल्कुल शांत होकर अपने घरों में बैठ गए, क्योंकि चुनाव है ना वो पार्टी के आधार पर, जैसे चाहे
आपने जाखड़ साहब कुछ भी कहे हैं, लेकिन पार्टी के आधार पर नहीं हो रहा है, अभी भी कैंडिडेट के आधार पर हो रहा है। कैंडिडेट खुद अपने वर्कर्स के साथ चुनाव लड़ता है। अब वो जीतने के बाद में अब बरसों तक तो हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष नहीं था कांग्रेस में, काफी समय तक। पार्टी संगठन ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं कि वो बहुत मजबूत संगठन हो। जितना मजबूत बीजेपी का संगठन है उतना मजबूत कांग्रेस का संगठन नहीं है, ये बात तो माननी पड़ेगी, है ना। तो वसुंधरा जी अजमेर में जिलाध्यक्ष नहीं, करौली में जिलाध्यक्ष नहीं, हाँ, धौलपुर में बिल्कुल जिलाध्यक्ष नहीं है। नहीं, और भी बहुत हाँ, सारे है जिले नहीं। हैं। तो ऐसे में भीमराज जी के दावे की सच्चाई हकीकत ग्राउंड पे, लेकिन एट द सेम टाइम आपने ठीक कहा कि विधानसभा चुनाव की रणनीति और गणित अलग होती है, लोकसभा की अलग होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो करौली धौलपुर सीट पर बात समझ में आ रही है वो ये है कि यहाँ पर जातिगत समीकरण काम करेगा। बड़े नेताओं की मौजूदगी, उपस्थिति, प्रचार प्रसार में भूमिका की कहीं न कहीं एक निर्णायक स्थिति तक पहुंचने में बड़ी भूमिका होगी। साथ ही कैंडिडेट दोनों जो हैं वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की लहर कितना काम करती है, कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति बूथ स्तर तक जो है वो कितनी मददगार होती है, और कांग्रेस के वर्कर की अनुपस्थिति किस तरह से आने वाले चुनाव के परिणामों में परिलक्षित होती है। ये सब कुछ हम देखेंगे लोकसभा चुनाव में। लोकसभावार राजस्थान की तस्वीर हम आपको, हमारे दर्शकों को लगातार दिखाते हैं। आज हमने करौली धौलपुर सीट का जो हाल बताया, उससे संबंधित जो मतदाता हैं वो अगर अपने लोकसभा क्षेत्र की किसी भी तरह की कोई जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार।